नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टारगेट एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पॉलिटी की फ़र्स्ट एंड सेकंड पार्ट प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को, और ये पॉलिटी का तीसरा पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। इसके अलावा हमने वीडियो और वीपीडीओ एग्ज़ाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चला रखी हैं, जैसे हिस्ट्री की, उत्तराखंड जीएस और हिंदी की। अगर आपको क्लासेस पसंद आएंगी तो आप क्लासेस में विज़िट कीजिए। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति को कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला जो होता है आपका कैबिनेट मंत्री, वो कौन से होते हैं? ये किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरा आता है राज्य मंत्री। प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है जो कि कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। यह एक राज्य में नहीं होता और यह हर एक विभाग में होता है, यानी कैबिनेट मंत्री की सहायता राज्य मंत्री करेगा। दूसरा सुना होगा आपने, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित होता है तो उस समय उस विभाग में एक राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस समय जैसे अमित शाह है, ठीक है, वो अगर अपने मंत्रालय में इस समय नहीं है, वो किसी कारणवश अगर विदेश में जा रखे होते हैं, तो उनके नीचे जो राज्य मंत्री होगा उनको जो है वो उनकी सारी जिम्मेदारी दी जाएंगी और उनके स्थान पर वे काम करेंगे। तो उस मंत्री को हम बोलेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उप मंत्री कौन से होते हैं? वो सबसे छोटे स्तर के मंत्री होते हैं जो कि राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। इसका मतलब कैबिनेट मंत्री जो भी किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है, उसके नीचे राज्य मंत्री होता है जो कि कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो कि कैबिनेट मंत्री के अनुपस्थित होने पर उनके स्थान पर कार्य करते हैं। उनको हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। अब आता है मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इसमें केवल उच्च मंत्री आते हैं, आपके उच्च मंत्री आते हैं, साथ ही कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। और मंत्रिमंडल शब्द सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 जो अनुच्छेद है उसके अंदर मंत्रिमंडल शब्द के बारे में बताया गया है। प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। एक आती है कि सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट कौन सी होती है? अर्थशास्त्री के सतानंद ने योजना आयोग को ही सुपर कैबिनेट बोला था। जो योजना आयोग है हमारी, ठीक है, उनको ही क्या बताया? सुपर कैबिनेट बताया। किचन कैबिनेट कौन सी होती है? जो कि प्रधानमंत्री या के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट बताया गया है। इस तरीके से हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं मंत्रियों के बारे में। सबसे जो आपकी जितने भी मंत्री होते हैं उनका जो अध्यक्ष होता है मंत्रिमंडल का, वो पीएम होता है। और सबसे ऊपर आपके कैबिनेट मंत्री, उसके बाद उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री के कैबिनेट मंत्री के अनुपस्थित होने पर जो राज्य मंत्री होता है वही स्वतंत्र प्रभार होता है और उसके स्थान पर काम करता है। और फिर सबसे नीचे होता है उप मंत्री। इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं। पर अब आता है नेक्स्ट मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम की इच्छा अनुसार होता है। जो मंत्री परिषद होती है आपकी, तो जो विभाग होता है, विभागों का बंटवारा कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिस कारण रण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। वह लोकसभा का में भी बैठ सकता है और राज्यसभा और किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में ही वोट देगा, जिस सदन का वो सदस्य होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मंत्री जो कि लोकसभा से है तो वो राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन अगर उसको वोट देना होगा, अपने मत का अधिकार करना होगा, तो वह अपने सदन में ही करेगा। अगर राज्यसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा में, और लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।
मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की त्यागपत्र या मृत्यु हो जाने पर जो मंत्रिपरिषद होती है वो भंग होती है और चुनाव को दोबारा करवाना पड़ता है। चुनाव दोबारा तभी होगा जब बहुमत जो है 263 सीटें कम पर जाएंगी, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा पर होगी तो चुनाव नहीं होगा। बहुमत सिद्ध करने पर गठबंधन की सरकार बन जाती है और बीजेपी के नेतृत्व में बना हुआ जो गठबंधन होता है उसका वो एनडीए होता है, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलता है, एनडीए। इसके अंतर्गत आपकी शिवसेना आती है, अकाली दल जो पंजाब होता है, जेडीयू बिहार की और लोजपा जो कि बिहार की है। यूपीए जो कि हमारी कांग्रेस सरकार है वो बनाती है गठबंधन यूपीए, अगर उसका बहुमत पूरा नहीं है या इसके अंदर यूपीए है। कांग्रेस आती है इसमें, बीएसपी, एसपी और आरजेडी, ये बिहार के अंदर, ये बिहार की पार्टी है। अब प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, एक तो जो आपका योजना आयोग होता है, राष्ट्रीय परिषद, विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पीएम और कैग जो महान्यायवादी मंत्री होते हैं की नियुक्ति संबंधी सिफारिश वो राष्ट्रपति को भेजते हैं। सिफारिश मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ही सिफारिश पर उनकी नियुक्ति करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर। अगर हम वाइस प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं कि ये संविधान में इसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है, और जब प्रधानमंत्री देश से बाहर जाते हैं तो उस पर उप प्रधानमंत्री काम करते हैं। उप प्रधानमंत्री जब नहीं रहता तो उस समय गृह मंत्री देश के ऊपर नियंत्रण करता है। अब तक उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो सरदार पटेल बन चुके हैं, आपका मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, बीबी चौहान, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। अब आता है महान्यायवादी पे, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अटॉर्नी जनरल के बारे में ये आर्टिकल आपसे पूछते हैं एग्जाम में, और ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ भी रखा है। महान्यायवादी का आर्टिकल 76, ये केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है, यानी कानूनी सलाहकार। अगर सरकार को किसी भी कानूनी उसमें जो है आवश्यकता होती है तो वो जो है विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल उनकी सहायता करता है। 5 साल के लिए नहीं होते, ये अपनी इच्छा अनुसार नियुक्त करते हैं। बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। वेतन इनको संचित निधि से नहीं मिलता है बल्कि प्रधानमंत्री कोष से मिलता है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी ही लड़ता है। यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है और इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। इसे सोसाइटी जनरल सहायक देता है। और अब आता है कि वर्तमान में जो है के वेणुगोपाल हैं। 76 आर्टिकल के तहत महान्यायवादी को बताया गया है। आर्टिकल 77 केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा की गई है, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संपन्न होंगे और राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसानी बनाने के लिए कानून बना सकता है। आर्टिकल 78 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीएम के कर्तव्य के बारे में इसमें दिया गया है। आर्टिकल 78 संसद के बारे में दिए गए हैं कि इसकी एडवन ल्यूटियन जो वेकर थे उन्होंने इसको बनाया था। पार्लियामेंट शब्द कहाँ से आया है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, फ्रांस से आया हुआ है, जबकि संसद की जननी यूके है। संसद की जो जननी है वो यूके है, लेकिन जो शब्द है वो फ्रांस से है। नेक्स्ट आता है संसद जो है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर ही संसद के ये अंग है। सदन की बात करें लोकसभा और राज्यसभा।
संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति के। अब हम बात करते हैं इस संसद की। कुछ इस तरीके से हमारी संसद, लोकसभा और राज्यसभा और सेंट्रल हॉल। आपको पता है कि अभी हाल ही में नई संसद का भी उद्घाटन हो गया है। अब आता है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं या बूढ़ों का सदन भी बोलते हैं। इसमें जो निर्वाचन होता है, जनता भाग नहीं लेती है, ये अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा इसमें निर्वाचन होता है। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते और साथ ही नहीं या इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। इसे द्वितीय सदन भी बोलते हैं, बूढ़ों का सदन भी बोलते हैं और उच्च सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में, जबकि अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों का नियुक्त करता है। ये यहाँ पे रॉन्ग है, 80 है यहाँ पे। के अंदर इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और किंतु इसके सभी सदस्यों के निर्वाचन एक बार में नहीं होता, बल्कि 2 वर्ष के लिए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। हर साल 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है और बाकी जो है अवकाश लेते रहते हैं। अधिकतम की बात करते हैं तो 250 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है, 250 है, जो कि पीओके पर पाकिस्तान का जब कब्जा हुआ तो उसके लिए जो है पहले 250 है, लेकिन वर्तमान में इसमें 245 सदस्य इसमें हैं राज्य में, जिसमें से 245 में से 245 है। इसमें से 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनयन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो जो आपके बचे सदस्य वो है आपके 233। आपके सदस्य बचे, ठीक है। भारत का वो नागरिक होना चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी लाभ में नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पर 30 वर्ष तक उसकी आयु होनी चाहिए। राज्यसभा को बूढ़ों का सदन या शिक्षित सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक क्वेश्चन आया हुआ है कब हुई थी? 1952 में हुई थी। इसके काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है। अब राज्यसभा को शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर अगर उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना होता है तो वो केवल राज्यसभा से ही शुरू होता है। ये भंग नहीं होती कभी, लोकसभा तो भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। 249 जो आर्टिकल है उसके तहत बताया गया है कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है और दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकते हैं। 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के निर्माण और अधिकार का राज्यसभा लोकसभा को देती है, दोनों मिलकर उसका सृजन करते हैं। कमजोरी की बात करते हैं राज्यसभा की, तो बजट हमेशा लोकसभा में पारित होता है। राज्यसभा 14 दिन से अधिक उसको रोक नहीं सकती। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त सदन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है, ठीक है, और किसी भी विधेयक की इच्छा अनुसार पारित होता है। अब आता है लोकसभा। आपकी लोकसभा लोकसभा जो है आपकी आर्टिकल 80 में है। ये 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष से पूर्व भी इसका विघटन हो सकता है। इसको स्थायी सदन बोलते हैं। जिस कारण इसे स्थायी या निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं और मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है। इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसके बाद आता है लोकसभा के बारे में, इसकी
कौन कौन व्यक्ति लोकसभा में के सदस्य बनने के योग्य हैं उनके बारे में दी गई है। 25 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और 1952 में इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी। इस तरीके से जो हमारी राज्यसभा है, आर्टिकल 21, ये यहाँ पे 81 है। इस तरीके से हम बात करते हैं जो हमारी लोकसभा है, इस तरीके से है। ये पूरी संसद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में और आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में है। आर्टिकल 82 है, वो कहता है कि प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख की जनसंख्या पर होता है। 10 लाख की जनसंख्या पर आपका एक सांसद होता है। इस तरीके से 2002 में 84वां संविधान संशोधन जो है उसमें व्यवस्था की गई है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक नहीं बदला जा सकता है और हाल ही में नई लोकसभा का भी उद्घाटन हो चुका है। अब देखते हैं कितनी लोकसभा के सदस्यों की संख्या रहती है आगे। 2026 तक तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो उसके बाद इस तरीके से इसका निर्वाचन होता है। आर्टिकल 83 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इसमें से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, बजट सत्र कौन सा होता है? फरवरी से लेकर मई तक। इसके बाद मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त का। और सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र होता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 100, ये गणपूर्ति के लिए ये वाला, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी कुछ शक्तियों के बारे में है। लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये भी प्रीवियस ईयर के सारे लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके बारे में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। लोकसभा की बैठक को सबसे पहले नियंत्रण करता है। ये क्वेश्चन बार बार आ रखा है, सेकंड वाला, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? स्पीकर करता है। लोकसभा का सचिवालय का अध्यक्ष होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि का नाम की संयुक्त स्पीकर ही करते हैं। गणपूर्ति यानी सीटों के 1/10 के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को रोक सकता है। अगर जितनी भी सीटें हैं उसके 1/10 सदस्य भी अगर सदन में नहीं है तो उसको स्थगित कर देता है। संयुक्त अधिवेशन है अगर, तो उसकी अध्यक्षता करता है। साथ ही संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति भी करता है। अध्यक्ष अपने ही मत का प्रयोग नहीं करता, किंतु पक्ष और विपक्ष में अगर बराबर हो जाते हैं वोट तो वो अपने निर्णायक मत का तभी प्रयोग करता है। दंडात्मक समिति कौन सी है? अनुशासनहीनता अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका निलंबन कर देता है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों के तक जो है अनुपस्थित है तो उसकी जो सदस्यता होती है वो भी रद्द कर देता है। दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके बाद आता है आर्टिकल जो 100 है वो इम्पोर्टेंट है। गणपूर्ति यानी कोरम, किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है और इसके अभाव में गण सभापति जो होता है वो कार्यवाही को रोक सकता है। आर्टिकल 100 अच्छा हो गया। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे संविधान जो है हमारा उसकी समितियों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। संसद में
संसद को देश का सारा काम करना करती है कौन, जो हमारी संसद है। और उस काम को एक व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग अलग कार्य हेतु अलग अलग संसदों का एक ग्रुप बना देगा और उन्हें ग्रुप वाइज जो है उनको बांट देगा। संसद की समितियों के बारे में आर्टिकल 118 में दिया गया है और जो है गठन के बारे में इसमें है। अलग अलग समितियां हैं संसद की। वित्तीय समिति होती है, विभागीय समिति होती है, जनता की समस्याओं के लिए जो होती है जांच समिति होती है, सदन समिति, अन्वेषण समिति, SC/ST के लिए, और सेवा समिति वेतन भत्ते के बारे में जो देखती है। दूसरा तदर्थ यानी अस्थायी समिति, ये वाली तो स्थायी है और दूसरी होती है स्थायी है। संयुक्त प्रवर और संयुक्त संसदीय। स्थायी समितियाँ कौन सी होती है? प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। और संसदीय समितियां जो होती है, स्टैंडिंग जो समितियां होती है वो 6 प्रकार की होती हैं। पहली जो आती है वित्तीय समिति। यह समिति पैसे की जांच के लिए होती है और ये 3 प्रकार के लिए होती है। देखो, जो धन से संबंधित है वो वित्तीय हुआ और 3 प्रकार की होती है। ये प्राक्कलन समिति पहली होती है। इसके 3 पार्ट है। पहली प्राक्कलन समिति 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं 30। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में UK PSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कितने सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का कोई भी मेंबर इसमें नहीं होता। सबसे बड़ी सदस्य समिति होती है और स्थायी होती है। ये समिति आपकी होती है और इसमें कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। इसको बजट के बाद लाया जाता है। लोक लेखा समिति, जो कि जनता का पैसा अगर गलत तरह से उपयोग नहीं हो तो इसके लिए लोक लेखा समिति होती है। इस समिति का गठन 1921 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ये किया जाता है, यह प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन, प्राक्कलन के द्वारा तो धन निकाला जाता है, उसकी जांच करती है। इसमें 15 टोटल 22 मेंबर होते हैं और 15 आपके लोकसभा के और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 मेंबर इसमें होते हैं। 1967 से इसको परंपरागत रूप से लाया गया है और धन की जांच करती है। इसको प्राक्कलन की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये प्रीवियस एग्जाम का है कि प्राक्कलन की जुड़वा बहन किस समिति को कहा गया है? लोकलेखा समिति को। कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। यह सरकारी उपक्रम समिति 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इस समिति का गठन 1964 में हुआ था। इसका सरकारी काम पर जो है ध्यान देती है और कंपनियों की जांच करती है। कौन? यह सरकारी उपक्रम समिति। इसके बाद आता है विभागीय समिति। विभिन्न प्रकार के जो विभाग है उनकी जांच उनके लिए ये विभागीय समिति होती है। नेक्स्ट आता है जांच समिति। जांच समिति में जनता की समस्याओं के लिए बनाई गई है। इसको लोकसभा के अध्यक्षों को बताती है और जनता की ये सभी समस्याएं है और इस प्रकार विधेयक को बनाना इसका काम है। सदन समिति में कई समितियां होती हैं। इनका काम होता है सदन के लिए कानून बनाना। अन्वेषण जो होते हैं इसका SC/ST के बारे में जांच करना होता है और सेवा समिति जो है वो वेतन भत्ते आदि का निर्धारण करती है कि किसको कितना वेतन मिलता है। नेक्स्ट आता है तदर्थ यानी अस्थायी समितियाँ कुछ समय के लिए होती हैं और इसके अंदर भी प्रवर और संयुक्त समिति। प्रवर समिति कौन सी होती है? प्रवर समिति क्या होता है कि जब कभी किसी विधेयक में बहुत ही ज़्यादा विवाद हो जाता है तो अगर विवाद हो गया तो फिर क्या होगा?
ज्यादा विवाद हो जाता है तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष परिवर्त समिति का गठन करता है। यह समिति किसी भी विधेयक की बहुत ही गहराई से जांच करती है ताकि यह विधेयक की गहन जांच करे। जैसे CAA था हमारा 2019 में आया था। कमेटी 3 माह के अंदर वो करती है कि क्या इसमें खामियां हैं और उसके बाद वो सरकार को रिपोर्ट सौंपती है। उसके बाद सरकार उसमें ध्यान देती है। अगर लोक सीट के लिए अलग अलग, राज्यसभा के लिए अलग हो तो उसको प्रवर समिति कहते हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसको संयुक्त प्रवर कहते हैं। संसदीय समिति क्या होती है कि इस समिति का काम किसी भी घोटाले की जांच करना होता है। अगर कोई घोटाला हो जाता है तो उसको अस्थायी समय के लिए नियुक्त किया जाता है। यह दोनों सदनों का गठन अलग अलग हो तो उसे संसदीय समिति कहते हैं। और दूसरा होता है यदि दोनों को मिलाकर गठन किया जाए तो उसको संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। संसद की कार्यवाही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। जो संसद होती है, जिस दिन संसद का सत्र होता है उस समय उसमें किस तरीके से उनका दिन होता है। पहला आता है प्रश्नकाल, 11 बजे स्टार्टिंग होती है और प्रश्नकाल होता है 11 बजे। 11 से लेकर 12 बजे तक क्या होता है, प्रश्नकाल। फिर 12 से 1 आपका शून्यकाल होता है और 1 से 2 लंच होता है। फिर 2 से लेकर 6 तक आपकी चर्चा या प्रस्ताव होता है। इसके अंतर्गत विशेषाधिकार होते हैं, ध्यानाकर्षण, प्रभाव, स्थगन, धन्यवाद, निंदा और अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है 2 से लेकर 6 के बीच में। संसद जब से काम करना शुरू करती है जब तक उसका कार्य बंद नहीं होता, इस बीच के समय को ही संसद की कार्यवाही कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्नकाल 11 से 12। प्रश्नकाल 11 से 12 होता है। यह नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कम से कम 10 दिन पहले सूचना संसद के अधिकारी या महासचिव को देनी पड़ती है। 4 इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 तरीके के प्रश्न होते हैं। टोटल 4 प्रश्न होता है और इन प्रश्नों की भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे ओरल, जिसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। इसमें केवल कोई भी सदस्य जो है केवल मौखिक प्रश्न पूछता है। इसमें 1 से लेकर टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरा आता है रिटर्न क्वेश्चन। संसद में इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक दिन में 230 प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। तीसरा आता है अल्प सूचना प्रश्न। इसमें 10 दिन से कम प्रश्न दिनों में सूचना दे सकते हैं और उसको ओरल मिलता है। नेक्स्ट आता है गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। कि जरूरी नहीं है कि मंत्री ही से ही प्रश्न पूछे जाएं, अर्थात गैर सरकारी व्यक्ति से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर आता है। दूसरा आता है 12 से 1 का जो होता है शून्य आवर या जीरो आवर बोलते हैं। इसमें बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा हंगामा शून्यकाल में ही होता है और भारतीय मीडिया ने इसका नाम 1962 में शून्यकाल रखा। ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम है उसमें उसका ये क्वेश्चन है। 11 से 12 जो है लंच होता है आपका। इसके बाद आता है 2 से लेकर 6। इसमें के बीच अविश्वास प्रस्ताव इसमें ही लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव इसी में ही लाया जाता है। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव कौन सा होता है? यह प्रस्ताव कोई भी संसद का सदस्य ला सकता है और यह तब लाया जाता है कि जब कोई मंत्री उसे अधूरी जानकारी या फिर मंत्री जानकारी कोई छुपा रहा हो, तो इसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। यह अधिकारी या अध्यक्ष की सहमति से ही लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कौन सा होता है? यह प्रस्ताव कभी भी कोई सदस्य ला सकता है। अगर कोई हाल ही में कोई टॉपिक चल रहा हो तो उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? कि किसी भी आपातकालीन या अवलंबनीय मुद्दे पर चर्चा की जाती है। आपातकालीन क्या होता है? यह कार्य स्थगन प्रस्ताव के समान ही होता है। इस पर 2 घंटे की होती है। इसमें चर्चा सार्वजनिक महत्व के विषय पर होती है और अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सप्ताह के शुरुआत के 3 दिन का समय लिया जाता है। आधे घंटे की चर्चा भी होती है। धन्यवाद प्रस्ताव
राष्ट्रपति को अभिभाषण के बाद होता है, उससे धन्यवाद प्रस्ताव होता है। निंदा प्रस्ताव किसी भी मंत्री की निंदा के लिए होता है, के विरुद्ध जो किया जाता है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। आर्टिकल 8 पॉइंट, इसमें क्या होता है, लोकसभा के विपक्ष इसको लाती है अविश्वास प्रस्ताव। इसमें एक सत्र में एक बार ही लाया जाता है और अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तभी करते हैं जब तक कि कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य इसमें लिखित सहमति न दे दें। अध्यक्ष पर यह दबाव बन जाता है कि 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा कराएं। यदि अविश्वास प्रस्ताव 50% से अधिक हो जाती है तो सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध JB कृपलानी लाए थे। तब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार में आए थे। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है और जिसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। वैसे प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव हासिल नहीं कर सके, चौधरी चरण सिंह, BB गिरी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव, कि जब बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। साधारण कटौती, चर्चा को रोककर मतदान कराने के लिए प्रस्ताव। घटकों में कटौती, जब सारे प्रावधानों में से केवल महत्वपूर्ण प्रावधान पर ही चर्चा की जाती है। तीसरा आता है कंगारू कटौती, वह प्रावधान जिसमें छोड़ के कुछ बिंदुओं पर ही चर्चा की जाती है, उसको कंगारू कटौती कहते हैं। आर्टिकल 7, किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन तथा पारित करने की इसमें विधियाँ दी गई हैं। किस तरीके से कोई भी विधेयक दोबारा से स्टार्ट होता है। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल है आपका 108। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कौन से आर्टिकल के अंदर है? 108 आर्टिकल के अंदर संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। ऑस्ट्रेलिया से इसको लाया गया है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 3 परिस्थितियों में होता है ये। एक सदन द्वारा पारित विधेयक जब दूसरा अस्वीकार करता है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को 6 महीने के भीतर से अधिक रोक लिया जाता है और एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरे सदन मानने से इनकार कर देता है, तो ये होता है। लेकिन संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से में जो है आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकती है लोकसभा अध्यक्ष। संविधान संशोधन, धन विधेयक, महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं। इसके बाद आता है, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दहेज उन्मूलन 1961 में, बैंकिंग सुधार 1978 में और आतंकवादी नियम जो है अधिनियम 2002 में। तीनों ही आए हुए हैं। इसके बाद आता है संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का संख्या जो है बल अधिक होती है, जिस कारण विधेयक लोकसभा में इच्छानुसार पारित हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।